नमस्कार साथियों, आज हम 11वीं कक्षा के भौतिकी के मासिक मूल्यांकन अगस्त 2022 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो यहाँ पहला प्रश्न है, एक हल्की और एक भारी पिंड के संवेग समान है, उनमें से किसके पास अधिक गतिज ऊर्जा होगी? तो उसका आंसर है, यदि दो वस्तुओं के संवेग समान है, जैसे कि यहाँ प्रश्न में बोला गया है संवेग समान है, तो क्या होगा, जो हल्की वस्तु है उसका वेग भारी वस्तु के वेग से अधिक होगा। चूंकि यहाँ पर ऊर्जा बोला गया है तो हम ये कह सकते हैं कि हल्की वस्तु की ऊर्जा अधिक और भारी वस्तु की ऊर्जा कम होगी। अब इसका प्रमाण हम देखेंगे, तो प्रमाण देखने के लिए हम मान लेते हैं कि भारी वस्तु का जो द्रव्यमान है वो क्या है, m1 है, और उसका वेग जो है क्या है, v1, और इसका जो संवेग का सूत्र हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, p1 = m1 v1, इसको नाम दे देंगे समीकरण 1। अब मान लेते हैं कि जो हल्की वस्तु है उसका द्रव्यमान m2 है तथा उसका वेग v2 है, तब इसका जो संवेग होगा वो क्या हो जाएगा, p2 = m2 v2। अब प्रश्न में हमको पहले ही बोला गया है कि संवेग जो है क्या है, समान है, तो हम यदि p1 को p2 के बराबर ले लें तब p1 और p2 दोनों के वैल्यूज यहाँ रख देंगे, इसको इधर और इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो यह हो जाएगा m1/m2 बराबर में v2/v1। अब देखेंगे ये आपका पहले वस्तु मतलब भारी वस्तु का द्रव्यमान है, जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है, हल्की वस्तु का वेग हो रहा है। तो भारी वस्तु का जो द्रव्यमान अधिक होता है तो उसका वेग जो है कम हो जाता है, भारी वस्तु का वेग कम और हल्की वस्तु का वेग अधिक, उसी को यहाँ पर इस प्रकार से बताया गया है। अतः संवेग समान होने पर हल्की वस्तु की ऊर्जा भारी वस्तु की ऊर्जा से अधिक होगी। इसके बाद दूसरा प्रश्न आपका है यहाँ पर, 1 जूल को परिभाषित कीजिए। तो एकदम सिंपल सा परिभाषा है, यदि किसी पिंड पर 1 न्यूटन का बल लगाने पर बल की दिशा में विस्थापन 1 मीटर हो तो किया गया कार्य 1 जूल कहलाता है। जूल जो है वो कार्य का SI मात्रक है। तो यहाँ पर सीधा सीधा उसी सूत्र को हम लिख सकते हैं। सूत्र है कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। तो बल को हम न्यूटन से प्रदर्शित करेंगे और विस्थापन को मीटर से। तो 1 न्यूटन मीटर बराबर होता है 1 जूल के, एकदम सिंपल। तीसरा क्वेश्चन है, अभिकेंद्र बल द्वारा किए गए कार्य का मान निकालिए। तो अभिकेंद्र बल कितना कार्य करता है उसका मान निकालना है। तो यहाँ पर अभिकेंद्र बल क्या है, पहले उसका परिभाषा देखेंगे। तो अभिकेंद्र बल वह बल है जो क्या करता है, किसी कण को वृत्तीय मार्ग में चला सकता है। अभिकेंद्र बल होने से ही वह वृत्तीय मार्ग में चलेगा। इस बल की दिशा सदैव वृत्तीय मार्ग के केंद्र की ओर होती है। मान लो कि m द्रव्यमान की एक वस्तु है जो एक समान चाल v से r त्रिज्या के वेग r त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग में वृत्तीय गति करती है, तब उसका अभिकेंद्र त्वरण जो है वो क्या हो जाएगा, a = v²/r। इसकी जगह आप और भी सूत्र यूज कर सकते हो, 2 अन्य सूत्र भी है यहाँ पर, उसका भी उपयोग किया जा सकता है। अब यदि ये त्वरण है तो आपको कार्य करने वाला जो अभिकेंद्र बल है, तो बल का जो सूत्र होता है बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है। तो यहाँ पर द्रव्यमान जैसे का तैसा और त्वरण यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, अभिकेंद्र त्वरण हो जाएगा। तो यहाँ पर अभिकेंद्र त्वरण रखेंगे, द्रव्यमान का मान m और त्वरण v²/r, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो mv²/r। ये हो जाएगा हमारे अभिकेंद्र बल के द्वारा किए गए कार्य का मान, जो कि आपको प्रश्न में पूछा गया था। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, कार्य ऊर्जा प्रमेय लिखिए। तो कार्य ऊर्जा प्रमेय देखेंगे। तो कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या होता है, किसी वस्तु पर लगाए गए बल, यदि हम किसी वस्तु पर क्या लगाएं, बल लगाएं, तो उसके द्वारा किया गया कार्य उस वस्तु की जो गतिज ऊर्जा है, उस वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा। तो यदि किसी वस्तु पर बल लगाया जाएगा तो बल लगा के कार्य करने पर उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा, वही आपका क्या है, कार्य ऊर्जा प्रमेय है। अब इसको ये प्रमाण आपको दिया गया है यहाँ पर। तो प्रमाण क्या है,
मान लो कि m द्रव्यमान की एक वस्तु जिसका वेग क्या है u है, ये u वेग से प्रारंभ में गतिमान है, तो उस पर f परिमाण का अचर बल लगाने से क्या होगा, उसमें a परिमाण का त्वरण उत्पन्न हो जाएगा। यदि बल F लगाया जाता है तो उसमें a त्वरण उत्पन्न हो जाता है तथा बल की दिशा में s दूरी तय करने पर उसका वेग v हो जाता है। मतलब जैसे ही वो कुछ दूरी तय करता है उसका प्रारंभिक वेग u से बढ़कर क्या हो जाता है, v हो जाता है। तब गति की द्वितीय नियम से, अब गति का द्वितीय नियम क्या कहता है, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो यहाँ पर हमको समीकरण 1 नाम दे देना है इसको। फिर गति की तृतीय समीकरण से, ये आपका गति का तृतीय समीकरण है, v स्क्वायर इक्वल u स्क्वायर प्लस 2as, इसको हम चाहें तो समीकरण 2 नाम दे सकते हैं। अब इस समीकरण 2 में इस u स्क्वायर को यदि हम क्या कर दें, इधर पक्षांतर करें तो v स्क्वायर जैसे तैसा रहेगा, u स्क्वायर इधर आने पर माइनस हो जाएगा, प्लस 2as जैसे का तैसा। हमको तो क्या चाहिए, s चाहिए विस्थापन, तो इस 2a को कर देंगे इधर पक्षांतर तो वो चला जाएगा नीचे इस प्रकार से। तो आपको s का मान मिल जाएगा, s इक्वल वी स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2a। अब हमको क्या चाहिए, बल द्वारा किया गया कार्य का ये जो सूत्र है, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। तो बल का सूत्र हमने देखा, बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है, और s क्या है, विस्थापन, जिसका ये सूत्र है। तो यहाँ पर f और s दोनों का वैल्यू रख देंगे, तो f की जगह रख देंगे m a और s की जगह रख देंगे ये वैल्यू, और इन दोनों वैल्यूज़ का इन सब से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो a और a दोनों कटेगा, इसको 2 को हम निकाल देंगे बाहर 1/2 के रूप में। तो यहाँ बचा m, इसका गुणा हो जाएगा v स्क्वायर से, तो m v स्क्वायर हो जाएगा, और इस m का गुणा हो जाएगा u स्क्वायर से, तो m u स्क्वायर, ये माइनस जैसे का तैसा। अब इस 1/2 को भी हम चाहें तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हमको अचर बल द्वारा किया गया कार्य मिल जाएगा। कार्य बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 mv स्क्वायर माइनस 1/2 mu स्क्वायर। अब यहाँ पर ये जो 1/2 mv स्क्वायर है, ये क्या है, अंतिम गतिज ऊर्जा। ये जो सूत्र है ये किसका है, अंतिम गतिज ऊर्जा का, चूँकि अंतिम वेग जो है v हुआ, और ये जो सूत्र है वो किसका है, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा का। चूँकि यहाँ पर प्रारंभिक वेग क्या है, u है, तो उसको हम इस प्रकार से यहाँ लिख सकते हैं, जहाँ 1/2 mv स्क्वायर क्या है, वस्तु की अंतिम गतिज ऊर्जा, और 1/2 mv स्क्वायर क्या है, वस्तु की प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। अब जब w बराबर, ये जो गतिज ऊर्जा में अंतर, ये जो है ये क्या चीज़ है, गतिज ऊर्जा में अंतर को प्रदर्शित करता है। तो अंतर को यदि हम डेल से प्रदर्शित करें तो ये गतिज ऊर्जाएँ हैं दोनों ही, और गतिज ऊर्जा को इंग्लिश में हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का हम यहाँ यूज करेंगे k, तो ये हो जाएगा गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, और इसी को हम लिख सकते हैं इस रूप में, अर्थात बल द्वारा किया गया कार्य मतलब w गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है, और यही हमारा क्या है, कार्य ऊर्जा प्रमेय है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, गाड़ियों में मडगार्ड का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो गाड़ियों में मडगार्ड का प्रयोग किया जाता है, आपको मालूम है क्यों किया जाता है, कीचड़ से बचने के लिए। तो ऐसा क्यों होता है कि कीचड़ ऊपर की ओर आता है, छिटकता है, तो उसके बारे में यहाँ बताया गया है। तो गाड़ियों में मडगार्ड का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि अभिकेंद्री बल के कारण तेज़ी से घूमते हुए गाड़ियों के पहिए कीचड़ के कण को क्या करता है, ऊपर की ओर स्पर्श रेखीय दिशा में फेंकते रहते हैं। ऐसी स्थिति में चलती हुई गाड़ी के पहिए यदि कीचड़ में से गुजरेंगे तो अभिकेंद्री बल के कारण कीचड़ को स्पर्श रेखीय गति में ऊपर की ओर दूर तक जाते हैं या छिटकते हैं कह सकते हैं, जिससे बचने के लिए पहिए पर क्या लगाया जाता है, मडगार्ड लगाया जाता है या मडगार्ड का प्रयोग किया जाता है। एकदम सिंपल है। तो ये आपका है क्वेश्चन नंबर 5। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 में। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, प्रत्यास्थ और अप्रत्यास्थ संघट के बीच अंतर लिखिए। अब कितना अंतर लिखना है, केवल 2 अंतर लिखना है। तो देखेंगे प्रत्यास्थ संघट और अप्रत्यास्थ संघट। प्रत्यास्थ संघट वे संघट होते हैं जिनमें रेखीय संवेग के साथ साथ गतिज ऊर्जा भी संरक्षित होती है। तो इसमें रेखीय ऊर्जा या रेखीय संवेग तो संरक्षित है ही, साथ में क्या होता है,
गतिज ऊर्जा भी संरक्षित रहती है। लेकिन अप्रत्यक्ष संघटन में क्या होता है, रेखीय संवेग संरक्षित रहती है किंतु गतिज ऊर्जा जो है संरक्षित नहीं होती। इस पॉइंट को ध्यान देना है। इसमें रेखीय और संवेग और गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित होती है, जबकि इसमें रेखीय संवेग तो संरक्षित है लेकिन गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं है। दूसरा है, उदाहरण आप देख सकते हैं कि कांच की गोलियों का जो संघट होता है वो क्या होता है, प्रत्यक्ष संघट होता है। वैसे ही गैस के अणुओं के मध्य जो संघट होता है वो भी प्रत्यक्ष संघट होता है, जबकि दो वाहनों के बीच का जो संघट होता है या गेंद का फर्श पर संघट जो होता है वो अप्रत्यक्ष संघट का उदाहरण है। तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, द्रव्यमान केंद्र को परिभाषित कीजिए। किसको, द्रव्यमान केंद्र, सेंटर ऑफ मास, इसको परिभाषित कीजिए। किसी द्विकर्ण निकाय के द्रव्यमान केंद्र के लिए व्यंजक लिखिए। तो इसमें केवल आपको व्यंजक लिखना है, आपको व्यंजक का निर्माण नहीं करना है पूर्ण रूप से। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं परिभाषा किसका, द्रव्यमान केंद्र का। तो किसी निकाय का द्रव्यमान केंद्र, अब निकाय मतलब कोई वस्तु हो सकता है, तो किसी वस्तु का द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु होता है जिस पर उसके समस्त द्रव्यमान को क्या किया जा सकता है, केंद्रित माना जा सकता है। तो यही आपका क्या है, द्रव्यमान केंद्र, जहाँ पर हम पूरे वस्तु के भार को केंद्रित मान सकते हैं। अब हमको क्या करना है, इस द्विकर्ण निकाय के द्रव्यमान केंद्र के लिए व्यंजक लिखना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे द्विकर्ण निकाय। ये द्विकर्ण निकाय क्या होता है, तो हम यहाँ पर बताते हैं द्विकर्ण निकाय का द्रव्यमान केंद्र के लिए। तो दो कणों के समूह, कितने कणों के, दो कण, चूँकि आपको द्विकर्ण निकाय बोला गया है तो दो कणों के समूह को जो एक दूसरे के निकट होते हैं तथा एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं, निकट भी हो और एक दूसरे पर प्रभाव भी डालें, वे क्या कहलाएंगे, द्विकर्ण निकाय कहलाते हैं। इसके बाद हम इसके द्रव्यमान केंद्र के लिए व्यंजक लिखेंगे। तो व्यंजक लिखने के लिए मान लेंगे कि द्विकर्ण निकाय के M1 और M2 क्या हैं, द्रव्यमान केंद्र। कोई दो कण हैं जिनका जो कण कहाँ पे हैं, क्रमशः A और B पर हैं। हम इस प्रकार से इसको चित्र के माध्यम से बता सकते हैं कि चित्र में A पर आपका M1 द्रव्यमान है और B बिंदु पर द्रव्यमान M2 है। इस A का स्थिति सदिश मूल बिंदु से कितना है, R1, तथा B का स्थिति सदिश मूल बिंदु O से कितना है, R2। तो इन AB नाम के जो द्विकर्ण निकाय हैं, इस निकाय का द्रव्यमान केंद्र कहाँ पर होगा, इसके बिल्कुल बीचों बीच होगा। इसको हम सेंटर ऑफ मास कहेंगे और इसका स्थिति सदिश जो है क्या हो जाएगा, RCM, और यही आपका क्या कहलाता है, द्रव्यमान केंद्र। तो इस द्रव्यमान केंद्र का जो व्यंजक होगा, सूत्र होगा RCM, निम्न समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो RCM बराबर क्या हो जाएगा, M1 R1, M1 क्या है, पहली वस्तु का द्रव्यमान, R1 क्या है, उसका स्थिति सदिश, प्लस M2 R2, तो M2 दूसरी वस्तु का द्रव्यमान और R2 उसका स्थिति सदिश, बटे में M1 प्लस M2 दोनों द्रव्यमान है। तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, एक ट्रक और एक कार एक ही गतिज ऊर्जा से सीधी सड़क पर गति कर रहे हैं। तो एक बड़ा चीज़ है ट्रक है और दूसरा क्या है, कार है, दोनों गति कर रहे हैं सीधी सड़क पर। उनके इंजन यदि क्या हो जाए, एक साथ बंद हो जाएं, दोनों को हम एक साथ क्या कर दें, बंद कर दें, तो कौन कम दूरी पर रुकेगा। आपको क्या करना है, इसको समझाना है क्यों। तो साथियों आपको मालूम है कि जो भारी वस्तु होता है वो ज़्यादा दूरी तक नहीं जा पाता, लेकिन हल्की वस्तु ज़्यादा दूरी तक जा पाता है। तो वही यहाँ पर कारण के रूप में आएगा। तो देखेंगे जब एक ट्रक और एक कार एक ही गतिज ऊर्जा से या एक ही वेग से सीधी सड़क पर गति कर रहे हैं, यदि उनके इंजन एक साथ बंद होते हैं तब अधिक द्रव्यमान की वस्तु अर्थात ट्रक कम दूरी पर रुकेगा। अब क्यों रुकेगा, क्योंकि यदि दो वस्तुओं के वेग समान हैं तो भारी वस्तु का संवेग हल्की वस्तु के संवेग से
अधिक होता है। पीछे अभी हमने देखा कि भारी वस्तु का जो संवेग है वो हल्की वस्तु के संवेग से अधिक होगा। अब इसका प्रमाण भी हम देख सकते हैं। तो इसका प्रमाण के लिए हम क्या करेंगे, मान लो कि दो वस्तुओं ए और बी है। ए का जो द्रव्यमान है वो एम ए और बी का द्रव्यमान एम बी है, और बी की जो गतिज ऊर्जाएं हैं वो समान है। तो हम ये मान लेते हैं कि ए का द्रव्यमान एम ए और बी का द्रव्यमान एम बी है। तो वस्तु ए के लिए जो संवेग है, संवेग बराबर होता है √2ma जहाँ के क्या चीज़ है, गतिज ऊर्जा है। वैसे ही वस्तु बी के लिए पी बी बराबर हो जाएगा √2mb जहाँ के गतिज ऊर्जा और एम बी जो है वस्तु बी का द्रव्यमान है। अब प्रश्न में ही आपको बोला गया है कि दोनों की जो गतिज ऊर्जा है वो क्या है, समान है। एक ही गतिज ऊर्जा से बोल रहे हैं, मतलब गतिज ऊर्जाएं जो है समान है। अब गतिज ऊर्जा समान है मतलब के और के को काटा जा सकता है। तो कैसे काटेंगे, तो इसके लिए हम इसको यदि समीकरण 1 नाम दे दें, इसको नाम देते हैं समीकरण 2, तो 1 और 2 को भाग दे देते हैं। तो पी अपन पी भी हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा √2ma/√2mb के और के कटेगा। पी ए अपन पी बी इक्वल हो जाएगा √ma/mb। तो यदि ये हल्की वस्तु होगा तो इसका संवेग जो है, इसका द्रव्यमान अधिक होने पर संवेग अधिक होगा, द्रव्यमान कम होने पर संवेग कम होगा। इसी के अपोजिट भी हो सकता है। तो जो हल्की वस्तु है उसका संवेग हमेशा क्या होगा, कम होता है, और भारी वस्तु का संवेग अधिक होता है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका क्वेश्चन नंबर 9। रोड रोलर को ढकेलने के बजाय खींचना आसान होता है, क्यों? तो यहाँ आंसर हो जाएगा रोड रोलर को ढकेलने के बजाय खींचना आसान होता है क्योंकि ढकेलने पर हमें क्या करना होता है, अधिक बल लगाना पड़ता है। क्यों अधिक बल लगाना पड़ता है? क्योंकि जो रोड रोलर, अब कितना बल लगाना पड़ेगा, तो रोड रोलर के भार, जो उसका भार है, द्रव्यमान है, उसके भार के और साथ ही साथ घर्षण बल जो ज़मीन से टकराने पर उत्पन्न होता है, इन दोनों के बराबर, इन दोनों के योग के बराबर हमको बल लगाना पड़ता है। इसलिए हमको इसको ढकेलना ज़्यादा कठिन होता है। अब ढकेलने के बजाय यदि हम क्या करें, इसको खींचें, तो खींचने पर क्या होता है, जो घर्षण बल का मान है वो पहले की तुलना में कम हो जाता है। साथ ही साथ क्या होता है, जो इसका भार है, द्रव्यमान केंद्र, वो भी कम हो जाता है। तो उसके लिए ये यदि रोड रोलर है और हमको क्या करना हो, यदि इसको इधर ढकेलना हो, तो ढकेलने पे क्या होगा, इसके क्षैतिज में लगेगा एफ कॉस थीटा और ऊर्ध्वाधर में लगेगा एफ साइन थीटा। तो ये आपका नीचे इसका भार एम जी लगता है, साथ ही यहाँ पर क्या लग रहा है, एफ साइन थीटा। तो नीचे की ओर ये भी लग रहा है और ये भी लग रहा है। तो ये दोनों बल लगने की वजह से हमको ज़्यादा बल लगाना पड़ता है। जबकि यहाँ पर देखेंगे एफ साइन थीटा जो है ऊपर आ गया। ऊपर आने से क्या होता है, हमको इसका बल का मान कम हो जाता है। हमको केवल तब क्या करना होता है, इसका जो भार है उतना ही भार से बस इसको खींचना होता है, और ये भार क्या हो जाता है, निगेटिव में चला जाता है। इससे हमको कम ताकत लगाना पड़ता है। तो इस प्रकार से हो जाएगा, रोड रोलर को ढकेलने के बजाय खींचना आसान होता है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, यदि वस्तु पर लगने वाले नेट बल का मान 2 गुना कर दिया जाए तो उसके त्वरण पर क्या प्रभाव होगा। तो ये क्वेश्चन हो सकता है कि कुछ कमी रह गया हो, फिर भी जैसा प्रश्न दिया गया है उस आधार पर हमने इसको हल किया है। तो किसी वस्तु पर लगने वाला बल उसके द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, जो कि गति का द्वितीय नियम है। आपने पूर्व में ही देखा होगा कि बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण, मतलब किसी वस्तु पर लगा हुआ बल उसके द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। अब यहाँ से यदि हम त्वरण का मान निकालना चाहें तो इस m को कर देंगे इधर पक्षांतर, तो a इक्वल मिल जाएगा F/m। अब यदि क्या बोला जा रहा है प्रश्न में, बल को 2 गुना कर दिया जाए। अब बल को 2 गुना करेंगे तो यहाँ पर f की जगह क्या हो जाएगा 2f, लेकिन ये तो जैसे का तैसा ही रहेगा। तो फिर से यहाँ पर यदि हमको a का वैल्यू निकालना है तो इस m को कर देंगे इधर पक्षांतर,
और इस 2 को कर देंगे इधर, तो यहाँ पर देखेंगे F/m और यहाँ भी F/m। अब दोनों की तुलना करेंगे तो पहले जो त्वरण है वो कितना था, a था, पहले की तुलना में त्वरण a, जबकि बाद में त्वरण क्या हो गया, a/2। मतलब जब बल को 2 गुना किया गया तो त्वरण पहले की तुलना में क्या हो गया, 1/2, मतलब आधा हो गया। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो 1/2 a, मतलब पहले की तुलना में त्वरण क्या हो गया, आधा। उसी को लिख दिया गया है हमने यहाँ पर। तो स्पष्टतः बल 2 गुना करने पर त्वरण प्रारंभिक त्वरण का क्या हो जाएगा, आधा हो जाता है। इसके बाद आते हैं आपके इस टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, कह रहा है सर्पी घर्षण और लोटनिक घर्षण में अंतर लिखिए कोई 4। तो 4 अंतर लिखना है, तो पहले कॉलम में हमने सर्पी घर्षण, दूसरे में लिख लिया लोटनिक घर्षण। तो पहला पॉइंट हो जाएगा, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर फिसलती है, एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर फिसलती है, जैसे हमने कह दिया ये, तो इसको यदि हम इस प्रकार से क्या करें, पहली वस्तु को दूसरी वस्तु के ऊपर फिसलाएं, तो क्या होगा, उनके संपर्क तलों के मध्य कार्य करने वाले घर्षण को क्या बोलेंगे, सर्पी घर्षण कहेंगे। जबकि दूसरा क्या बोला जा रहा है, लोटनिक, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर लुढ़कती है, तो लुढ़कने पर हम ये बोल सकते हैं कि ये इस प्रकार से यदि क्या हो जाए, लुढ़के, तो ये लुढ़क रहा है। तो एक वस्तु जब दूसरी वस्तु के ऊपर लुढ़कती है तो उनके संपर्क तलों के मध्य कार्य करने वाले घर्षण को हम क्या बोलेंगे, लोटनिक घर्षण कहेंगे। अब दूसरा पॉइंट हो जा रहा है यहाँ, सर्पी घर्षण का मान जो है हमेशा लोटनिक घर्षण की तुलना में बहुत अधिक होता है। मतलब सर्पी घर्षण जो है बड़ा है किससे, लोटनिक घर्षण से, क्योंकि इसमें पूरा टकराते हैं। जबकि लोटनिक घर्षण क्या होता है, सर्पी घर्षण की तुलना में बहुत कम होता है। तीसरा पॉइंट है यहाँ, इस घर्षण में फिसलने वाली वस्तु का वही भाग सदैव दूसरी वस्तु के संपर्क में रहता है। अभी हमने कहा, तो ये पूरा का पूरा भाग जो है संपर्क में ही रहेगा। जबकि यहाँ क्या होता है, लोटनिक घर्षण में लुढ़कने वाली वस्तु के भिन्न भिन्न भाग जो है दूसरी वस्तु के भिन्न भिन्न भाग से टकराते रहता है। तो यहाँ पर एक समान ही टकराया, ऐसा जरूरी नहीं है, अलग अलग भाग टकराएगा। इसके बाद लास्ट पॉइंट आपका उदाहरण हम लिख देते हैं कि पुस्तक का मेज पर फिसलना या ले जाना, चलाना, ये सर्पी घर्षण का उदाहरण हो जाएगा। जबकि एक गेंद को मेज पर लुढ़काना जो है लोटनिक घर्षण का उदाहरण हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है। यदि ये वीडियो आपको समझ में आया, अच्छा लगा, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।